Hello friends, I hope you are doing good and your preparation is going well. I am Bhavan Patel and welcome to this video Clear UPSC Prelims 2024 with Confidence. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी के जो भी ट्रेंड्स रहे हैं, जो भी उनका एनालिसिस रहा है और ये जो सारा बेसिस रहेगा, ये रहेगा आपका पीवाईक्यूज के बेसिस पे लास्ट 10 to 12 ईयर. So this is the part 2 of that particular video. In the part 1 of that particular video, we have already discussed about the general analysis of यूपीएससी या जनरल ट्रेंड ऑफ यूपीएससी एनालिसिस कि कैसे कोई वर्ड काम कर सकता है, कैसे कोई ट्रिक्स या टिप्स काम करती है. उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखा कि हिस्ट्री के लिए कौन सी टिप्स काम करती है, एनवायरमेंट के लिए हमें कैसे अप्रोच करना है, साइंस एंड टेक के लिए कैसे अप्रोच करना है. और फिर हमने बात की थी स्टेटमेंट एनालिसिस की. स्टेटमेंट बेस्ड एनालिसिस में हमने बात करी थी कि 3 अगर स्टेटमेंट है तो हमको कैसे टैकल करना है, 4 काइंड ऑफ स्टेटमेंट है उनको कैसे टैकल करना है, 2 स्टेटमेंट्स के लिए कैसे कौन सी अप्रोच काम करती है. ऐसे 5-6 हमने ये बात कर ली थी. और उसी वीडियो में हमने बात करी थी कि ये जो स्टेटमेंट बेस्ड एनालिसिस है, कैसे ये 2023 में डिजास्टर प्रूव हुआ है. क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पे ऑलरेडी ये डिस्कशन हो रखा था कि कैसे स्टेटमेंट को देख के हमें आंसर जनरेट करने हैं. तो पहले अगर फॉर एग्जांपल आपकी 3 स्टेटमेंट है, जिसमें से यूजुअली आपका 1 गलत होगा और 2 सही होंगे. तो पहले तो आपको फिर भी आइडिया ये लगाना था कौन से 2 सही हैं. बट अब तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो गया था ओनली 1, ओनली 2, तो कोई भी आप ओनली 2 मार दो. दैट्स फाइन. बट कैसे ये डिजास्टर हुआ 2023 में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है 2024 के लिए. ठीक है. सो ऑन अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले वो देख ले. इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पार्ट 1 की. तो पहले आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लो और फिर आप पार्ट 2 पे हैं. ठीक है. तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे 2023 के लिए ये डिजास्टर्स हुआ है. फॉर एग्जांपल, आपको दिख रहा होगा 3 स्टेटमेंट. ठीक है. हमने ये बात करी है कि जब भी 3 स्टेटमेंट होंगे, यूजुअली 1 सही और 2 गलत होंगे. बट सॉरी, यूजुअली 1 गलत और 2 सही होंगे. बट यहाँ में क्या देखने को मिल रहा है? नन. अगर ये साइंस का क्वेश्चन होता, एनवायरमेंट पोल्यूशन क्वेश्चन होता, तो आपका ऑल 3 हो सकता था. ये भी हमने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में बात कर रखी है. बट इसका आंसर क्या है? नन. तो यूपीएससी ने कैसे आपके साथ ब्लंडर किया है 2023 में स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट को लेके, तो ये हमें देख लेना है कि आंसर क्या है? नन. अगला क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 के ही हैं. 3 स्टेटमेंट, आंसर इज नन. ये आप देख सकते हो. 3 स्टेटमेंट है जो आपके आप यूजुअली आईआर से कह सकते हो, करंट अफेयर से कह सकते हो. आंसर इज नन. आंसर इज नन. आंसर इज नन. 4 स्टेटमेंट है, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि इसका आंसर नन या ऑल 4 हो अगर ये साइंस एंड टेक का नहीं है. बट आंसर क्या दिया यूपीएससी ने? नन. 3 स्टेटमेंट, आंसर इज नन. ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है. जो सब लोग कहते हैं कि नहीं 3 स्टेटमेंट होंगे तो आपके सारे गलत हो ही नहीं सकते हैं. बट आंसर इज नन. और ये जो सारे आंसर है वो यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है. करंट अफेयर, आंसर इज नन. या आईआर, कुछ भी आप कह सकते हो. अलग अलग स्टेटमेंट कहे गए, आंसर इज नन. 3 स्टेटमेंट. ज्योग्राफी, आंसर इज नन. तो हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे आईआर का हो, चाहे करंट का हो, चाहे आपका पॉलिटी का हो. 3 स्टेटमेंट हो, 4 स्टेटमेंट हो, इवन हिस्ट्री का हो, बट आंसर इज नन. तो हमें ये सब देखने को मिल रहा है कि यूपीएससी ने कैसे किया है. पॉलिटी क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट है, आंसर इज ओनली वन, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है. 3 स्टेटमेंट, आंसर इज ओनली वन. इस पे बहुत सारे कोचिंग ने आंसर ओनली 2 दे रखा था, बट यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की इसका आंसर दिया है, वो दिया है 1 ऑफिशियल आंसर की. तो आप इसको आप ध्यान रखें. ठीक है. तो आंसर इज 1. तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? 3 स्टेटमेंट, आंसर इज 1. कि जो ये स्टेटमेंट का एनालिसिस था वो पूरा धरा का धरा रह गया. कि अगर आपने ये ऑलमोस्ट 11 से 12 क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट, ओनली 1. कि अगर आपने ये 12 क्वेश्चन गलत कर लिए तो 24 तो आपके ये चले गए. फिर 0.66 का आपने हर में माइनस मार्क लिया है, तो आपका पूरा पेपर बेकार हो गया. पूरा पूरा आपका 1 साल 1.5 साल की मेहनत जो है वो आपकी ruined हो गई. क्यों? क्योंकि आपने स्टेटमेंट का एनालिसिस ले रखा है. ठीक है. तो ऐसे ये 2023 में डिजास्टर साबित हुआ. ये मैंने आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, बट बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इस पेपर में हमें देखने को मिला है कैसे सब कुछ डिजास्टर हो गया सिर्फ स्टेटमेंट जो अप्रोच है वो फॉलो करना है. तो हमें सिर्फ यूट्यूब से एक वीडियो देख के या 2 वीडियो देख के नहीं जाना है. हमें खुद से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और हमें स्टेटमेंट बेस्ड एनालिसिस को, तभी मैंने जब वो डिस्कस किया था, उसमें मैंने बता दिया था कि मोस्ट डिबेटेबल एक एस्पेक्ट क्यों है. वो नया एस्पेक्ट था, तो इसलिए लोगों को लगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज आ गई. फिर हर कोई प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा. और यूपीएससी ने वही खेल कर दिया है. तो यूपीएससी आपके साथ खेल गया कि कैसे उसने 3 स्टेटमेंट को नन आंसर किया है, 9 क्वेश्चन को नन आंसर किया है.
उसके बाद ओनली वन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर अगर ये फिर से हुआ तो हम क्या करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो यूपीएससी के जनरल और बेसिक ट्रेंड है, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे वो जनरल हो, जो हमने वीडियो के पार्ट वन में डिस्कस कर रखा है, हमें उन पे रिलाई करना है, ना कि हमें रिलाई करना है स्टेटमेंट पे। क्योंकि हमने 2023 के पेपर में भी देखा है कि जो भी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है, जो भी जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रिप्स है, टिक्स है, वो सारे काम किए हैं आपके इवन 2023 में, इररिस्पेक्टिव कि इतनी कट ऑफ ज्यादा गई है। और यही सब रीजंस है जिसकी वजह से मैं जीएस की कट ऑफ क्लियर कर पाया 2023 के एग्जाम में भी। ऑब्वियसली मेरा सीसेट नहीं हुआ है, बट जीएस मैंने कैसे क्लियर किया, मैंने ऐसे क्लियर किया। ऑब्वियसली आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज इज सुप्रीम, बट सिर्फ नॉलेज के दम पे आप क्लियर नहीं कर सकते हो 23 जैसे रैंडम पेपर को। तो उसमें मेरे लिए यही टिप्स एंड ट्रिक्स काम आती, तो मैं यही सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ये अभी मैंने जो 2023 के आपके एग्जाम्पल जो भी देख रखे हैं, आप अगर इन एग्जाम्पल्स को दोबारा देखेंगे और अगर इसमें आप फिर से कोई जनरल ट्रेंड्स फॉलो करने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की कोशिश करेंगे, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बट अगर आप स्टेटमेंट वाइज जाएंगे तो ऑब्वियसली आप ब्लेंडर कर लेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जनरल और बेसिक एनालिसिस पे फोकस करना है। ठीक है। हमें बहुत सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है। हम यहाँ बॉक की बात नहीं कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कोचिंग की आपने ये मॉक्स लगा लिया उसमें ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हमें उनको नहीं, पर्टिकुलर पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने से आपको ये सारे ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, ये कौन सी स्टेटमेंट में काम कर रहा है, कौन सी में नहीं कर रहा है। जितनी बेस्ट पॉसिबल हेल्प है वो मैं कर रहा हूँ आपकी, बट प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में इनको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो आपको ये पता होने के बावजूद आप इनके बहुत ज्यादा बेनिफिट ले नहीं पाओगे। तो आपको प्री बाई क्यू बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, और उसमें फिर हमें यही एनालिसिस देखना है कि जहां पर अथॉरिटी है वो आपकी स्टेटरी है कि नहीं है, जहां पर काउंसिल है वो आपकी मिनिस्टर हेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहां पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन है, वो स्टेटमेंट गलत है कि नहीं है। ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, तभी वो आपको आएगा। जहां भी ज्योग्राफी में हमें सिंगल डेटा मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रही है, लोकेशन मिल रही है, वो स्टेटमेंट गलत है कि नहीं है। ये जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, मैं हेल्पिंग हैंड की तरह आपके लिए काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये तो बात हो गई, हमें करना क्या है, कि हमें स्टेटमेंट पे बहुत कम रिलाई करना है। ठीक है। अगर जब कुछ नहीं है करने को तब आप कर सकते हो, अदरवाइज कम रिलाई करना है। उसके बाद हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और जनरल ट्रेंड और बेसिक ट्रेंड पर हमें रिलाई करना है आपको। इसके बाद यूपीएससी के पार्ट वन के अलावा कुछ और जनरल एनालिसिस है जो मैं एज अ बोनस आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, और मैं ऑब्वियसली दे रहा हूँ। तो आप इनको अच्छे से फॉलो करना, और आपको देखना कि इसमें हमें करना क्या है। ठीक है। तो हम कुछ जनरल एनालिसिस देख लेते हैं, कि जैसे हमने हिस्ट्री की बात करी है, तो ये हिस्ट्री लिखा है यहाँ पे, ये ओमिट हो गया, सॉरी। यहाँ पे आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो जहां भी हमें हिस्ट्री में कंटेम्प्रेरी देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, कंटेम्प्रेरी। और आप लोग इसके नोट्स बनाएंगे, आई होप आप इसके नोट्स बना रहे हो। तो जहां भी आपको हिस्ट्री में कंटेम्प्रेरी देखने को मिलेगा, वो आपका यूजुअली रॉन्ग होगा। जहां भी आपको मिडवेल इंडिया के रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट देखने को मिल जाए, स्पेशली जिनमें आपके चार अलग अलग ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो जो भी ऑप्शंस आपका फाइनेंस रिलेटेड होगा, जो भी एक ऑप्शन आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, वो ऑप्शन आपका यूजुअली सही होगा। यूजुअली क्या, 99% वो सही होगा। ठीक है। तो हिस्ट्री में हमें क्या बोनस पॉइंट मिले, कि जहां भी हमें कंटेम्प्रेरी देखने को मिल जाए वो यूजुअली गलत है, और जहां भी मिडवेल इंडिया से हमें फैक्ट देखने को मिल जाए, तो उसमें हमें फाइनेंस रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आंसर होगा वो आपका सही होगा। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपके चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है। अब हो सकता है किसी को पता हो, बट मेरा जो आइडिया है किसी को नहीं पता हो। ठीक है। तो इसमें दे रखा है अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर द कंटेम्प्रेरीज। तो हमें आइडिया है कि जहां भी कंटेम्प्रेरीज होगा वो यूजली गलत होगा। थ्री स्टेटमेंट रॉन्ग, राइट आंसर आप पहुंच रहे हो। ठीक है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, संत निम्बारका एंड वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, कंटेम्प्रेरी, यूजली रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट। और संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेख अहमद सरहिंदी। तो यहाँ पे जो ग्रेटली वर्ड है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। तो ये हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि एक्सट्रीम वर्ड को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, और एक्सट्रीम वर्ड को यूजली हमें कितना फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा गलत होगा, बट ये यूजली गलत होगा। बट हमें जो भी एक्सट्रीम वर्ड है उन्हें फोकस तो करना है। तो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, कि चलो हम मान भी चल लेते हैं कि संत कबीर जो है वो
जो शेख अहमद सरिंदी है शायद इनसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, बट ग्रेटली, अगर ग्रेटली होता तो हमने कभी के बारे में कभी ना कभी सुना होता, बट नहीं सुना है। तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। बट ये हम बात करें कंटेम्प्रेरी की, तो यूपीएससी जब भी कंटेम्प्रेरी पूछा है वो गलत है। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। इसमें फनम पूछ रखा था। इसमें चार ऑप्शन है, ठीक है। क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स एंड वेपन। तो जो कॉइन है वो फाइनेंस रिलेटेड है। कॉइन आपका इज द राइट आंसर। अगर आपने पढ़ा है देन फाइन, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था। ये आपका इवन लूसेंट में भी दे रखा था। ये आपका तमिलनाडु बोर्ड में भी दे रखा था। ये आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा था। बट फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको आइडिया लगाना है कि अगर मिडवल इंडिया है तो हमें यूजुअली आंसर फाइनेंशियल रिलेटेड। तो कॉइन्स इज द राइट आंसर। ये आपका पूछ रखा है विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री द मिडवल इंडिया द टर्म अरागाटा। जो भी आपको टर्मिनोलॉजी की पर्टिकुलर फाइल है, तो जो भी आपके सीएपीएफ, सीडीएफ और यूपीएससी में पिछले 12 साल में जो भी टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, वो एक पीडीएफ में कंपाइल कर दी गई है। तो उनको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट क्वेश्चन है क्या है, मिडविल इंडिया एरिगाटा, तो ये किससे रिलेटेड है? इरिगेशन ऑफ लैंड। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद ये आपका 2023 का ही क्वेश्चन, और इसमें हमने बात कर रखी है ब्रेक डाउन द वर्ड टेक्निक की। कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछा जा रहा है, तो हम उसका अगर कोशिश करेंगे ब्रेक डाउन करने की। अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें आंसर इजीली फाइंड हो जाता है। जैसे मुझे एक हिस्ट्री का क्वेश्चन याद आ रहा है। एक बार पूछा गया था कि आपके एंशियंट हिस्ट्री में सीता अध्यक्ष करके टर्म था। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष कह सकते हो आप, प्रेसिडेंट। तो ये टर्म था, ये किससे रिलेटेड है? तो अगर आपको सीता का मतलब पता है और आपको अध्यक्ष का मतलब पता है, सीता का मतलब होता है लैंड। इसलिए जो जनक जी थे, फादर ऑफ सीता, और जो सीता जी थी रामायण रामायणा से, जनक जी ने इसलिए उनका नाम सीता रखा था क्योंकि वो ना पलाव करते हुए फील्ड में मिली थी, तो लैंड से मिली थी, उसका मतलब ही होता है सीता। तो ऑब्वियसली उसका आंसर हो जाता कि ऑफिसर रिलेटेड टू द लैंड। तो ऐसे हमें वर्ड ब्रेक डाउन करना है। जैसे ये 2023 का आपका क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो अगर आप इसका हिंदी वर्जन देखते हैं तो उसमें लिख रखा था मरुस्थल भूमि या मरुभूमि। और जो इसका रन ऑफ कच्छ था, उसका भी मतलब वही होता है। अगर हिंदी में आप देखते तो आपको यूजुअली मिल जाता स्टेटमेंट। तो ऐसे हमें वर्ड ब्रेक डाउन करके आंसर जनरेट करना है। जैसे एक दे रखा है आपका ब्लू कार्बन, कि अगर आपको ब्लू का आइडिया, कार्बन का आइडिया है, तो ऑब्वियसली आप इस पे पहुंच जाओगे कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल कोस्टल इकोसिस्टम, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन रिलेवेंट नहीं लग रहा है। तो कैसे हमें इंश्योर करने हैं 2 नंबर, ये हमें देखना है। कि भले हमने ना पढ़ा रखा हो, बट फिर भी एक दिमाग लगाना है कि कैसे हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को यूज करके, या जो भी हमें पेरिफेरल नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, उनको ब्रेक डाउन करके, उनको इम्प्लीकेट करके कैसे मैं आंसर तक पहुंचना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बोनस की बात करेंगे कि कोई भी आपकी न्यू टेक्नोलॉजी है, उसका जो पॉजिटिव साइड अगर दिखाया जाएगा तो वो यूजली करेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ग्रीन नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो स्टेटमेंट है, ये हम ऑब्वियसली एक कैन में भी देख चुके हैं, बट इनके जो स्टेटमेंट है वो फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है, और ये आपके तीनों सही है। ऑल थ्री इज द राइट आंसर। एक एग्जांपल और दे रखा है इसमें। इसमें आपका पूछा गया है कि सोडियम लैंप जो है वो एलईडी से कैसे डिफर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे, सोडियम लाइट अगर आपने देखी होगी, पहले येलो कलर की हैलोजन होती थी, जिससे चारों साइड लाइट निकलती थी, तो वो 360 लाइट प्रोड्यूस करती थी। और एलईडी हमने देख ही रखे हैं कि एलईडी जो लैंप है आपके स्ट्रीट में, उसमें नीचे साइड लाइट होती है और ऊपर वो बंद होती है, तो उससे एक ही साइड, एक डायरेक्शन में लाइट आती है। तो अगर आपको आइडिया होता तो आप पहले लगा देते, बट हम लोग का फोकस है सेकंड स्टेटमेंट। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप्स हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैंप। अगर ऐसा होता, हमें पता है कि एलईडी लैंप जो है वो सोडियम लैंप्स के बाद में आए हैं, तो अगर एलईडी की लाइफ स्पैन सोडियम से कम है तो फिर इसको लाने का लॉजिक क्या हुआ? तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हम एलईडी लैंप्स की नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड की बात नहीं कर रहे हैं, कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो कम है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, और थर्ड स्टेटमेंट आपका फिर करेक्ट है, तो आंसर इज 1 एंड 3। तो हम ऐसे पॉजिटिव अगर साइड है किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी की, तो आपका स्टेटमेंट सही होगा। इसके अलावा हम कुछ और बोनस की बात करते हैं कि यूजुअली जो यूपीएससी है वो आपकी इंडियन गवर्नमेंट को बैड लाइट में प्रोजेक्ट नहीं करेगी। तो अगर यूपीएससी ने कहीं भी इंडियन गवर्नमेंट को बैड लाइट में प्रोजेक्ट कर रखा है, तो वो आपका स्टेटमेंट यूजुअली रॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है आपका मेटा मेटा अवेयरनेस। इसका क्या मतलब है कि कोई भी टर्म अगर यूपीएससी ने पूछा, स्पेशली करंट अफेयर में आपके काम आएगा,
कि अगर यूपीएससी ने कोई भी टर्म पूछा है, कोई भी क्वेश्चन पूछा है, तो हमें इस पे दिमाग लगाना है कि यूपीएससी ने पूछा क्यों है। यूपीएससी के लिए इसका रेलेवेंस क्या है। यूपीएससी के लिए रेलेवेंस का मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या रेलेवेंस है, सोसाइटी के लिए क्या रेलेवेंस है, क्लाइमेट के लिए क्या रेलेवेंस है, जो मेजर थीम्स है यूपीएससी की, उनके लिए इसका रेलेवेंस क्या है, क्यों पूछ रहा है। तो कई बार उन थीम्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें मेटा अवेयरनेस करके चलना है। ठीक है। और जैसे रैंडम पेपर आ रहे हैं उनमें इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपने जो पढ़ा होगा वो पूछा जाएगा। बट अगर हम इस तरीके से सोचेंगे कि क्यों पूछा यूपीएससी ने, तो शायद आप चार में से एक ऑप्शन पे पहुंच जाओ। अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। तो मॉडर्न इंडिया में जहां भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर बैड लाइट में प्रोजेक्ट किया होगा, तो वो यूजली आपका सही होगा। ठीक है। तो ये कुछ बोनस पॉइंट थे जो हमने देखे। तो हमने जनरल ट्रेंड्स की बात कर ली, हमने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात कर ली, हमने डिबेटेबल स्टेटमेंट वाइज की बात कर ली, और फिर हमने बोनस की बात कर ली। तो हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो इन तीन पे करना है। जनरल ट्रेंड यूपीएससी के क्या है, सब्जेक्ट वाइज क्या है, और बोनस क्या है। स्टेटमेंट वाइज को हमें मिनिमम यूज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो यूज नहीं करना है, बट अगर किसी केस में इनकेस करना पड़े तो बहुत मिनिमल यूज करना है हमें इसको। बट ये सब आप सीखोगे कैसे, जब बहुत सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे। तो अभी आपके पास आई गेस 15-16 दिन बच रहे हैं एग्जाम के लिए। तो इसमें हमें बहुत सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है। अगर आप एटलीस्ट 10 साल के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले गए, तो पहली बात तो पीवाईक्यू से आपको एटलीस्ट 10+ मार्क्स डायरेक्ट मिल जाएंगे। और अगर आपने उनमें ये अप्रोचेस फॉलो कर ली, तो आपको डेफिनेटली 30 से 40 मार्क्स का, या रैंडम पेपर में 20 to 30 मार्क्स का आपको एक एज मिल जाएगा ओवर द अदर्स। बट बिफोर एंडिंग द वीडियो, हमें इस चीज को फोकस करना है, और मैंने इसलिए डिस्क्लेमर में अलग से लिख रखा है कि नो सब्स्टिट्यूट फॉर नॉलेज। आप इस वीडियो को 4 बार देख लेना, 10 बार देख लेना, इनको आप कितना भी प्रैक्टिस कर लेना, बट अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे। तो ये आपको नॉलेज का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप ये वीडियो देख के, ऐसे कई वीडियो देख के, सिर्फ हैक्स सीख के, ट्रिक्स सीख के आप यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। तो इसको आप दिमाग में डाल लेना। हमें बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छी से करी होनी चाहिए, उसके अलावा ही सप्लीमेंट की तरह काम करें। ठीक है। तो नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प होगी, आपको प्रॉपर हेल्प होगी कि एग्जाम को हमें क्वालिफाई कैसे करना है, कैसे आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। और आप रोज बैठेंगे लास्ट में, आप जहां भी पढ़ते हैं, जिस टेबल टेबल पे पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, आप वहां एक पेन कॉपी लेंगे और रोज लिखेंगे, आई एम गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर डेफिनेटली। ठीक है। आप ये लिखोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे, बिल्कुल होगा।